वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट। जी हाँ, यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 की मैं यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें कि हिस्ट्री के मैंने 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। आज ये 9 चैप्टर है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में। और गाइस देखो, कल मैंने आपको मगध साम्राज्य पढ़ाया था, जिसमें कि मगध साम्राज्य पर, ठीक है, जो मगध साम्राज्य है उस पर शासन करने वाले वंश, मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि हसना मना है, HSNM। एच से यहाँ पे जो है हर्यंक वंश, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर आज हम शिशु नागवंश और नागवंश के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में शिशु नागवंश और नागवंश के बारे में पढ़ेंगे, और कल हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? है ये भी दोनों आपके जो है मगध साम्राज्य पर ही जो है शासन करने वाले वंश। ठीक है ना? चलिए, अब देखो, अगर आपको ये PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो ये जो है व्हाट्सअप नंबर है, फटाफट जो है यहाँ पे देखो 7505890761। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ग्रुप में ऐड मैं आपको कर दूंगी। ठीक है ना? और इसलिए चलिए फिर जो है अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए। और जैसा मैंने बताया कि आज हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। ठीक है ना? चलिए देखो, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। देखो, जो शिशुनाग वंश है 412 जो है ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक रहा। इसकी राजधानी जो वैशाली, देखो जो यहाँ पे मगध की जो राजधानी वैशाली, ठीक है ना, बनाई किसने बनाई? वो बनाई शिशुनाग ने। ध्यान रखना, शिशुनाग ने अवंती को जीता। ओके, इस चीज़ को भी ध्यान रखो। अभी हम बात करेंगे किसकी? काला शोक के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे काला शोक के बारे में। काला शोक जो कि 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक यहाँ पर जो है, ठीक है ना, शासन करता है। देखो, काला शोक यानी काकवर्ण बिस को कहते हैं। देखो, जो काला शोक है, काला शोक के समय में जो बौद्ध धर्म की जो बौद्ध संगीति है वो होती है सेकंड नंबर की, 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे होते हैं? वैशाली में। उस समय उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सभा कबीर होते हैं। ओके, और किसके शासनकाल में? काला शोक के शासनकाल में। देखो, मैंने आपको पढ़ाई थी ना ये 4 बौद्ध संगीति, तो वही है, सेकंड संगीति होती है काला शोक के टाइम पे। देखो, काला शोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र को दोबारा से अपनी राजधानी किसने बनाया? फिर से काला शोक ने बनाया। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक था। देखो, जो काला शोक है, काला शोक के 10 पुत्र थे भाई। ठीक है, तो 10 पुत्र में जो यहाँ पे 10वें नंबर का पुत्र था वो एक नंदीवर्धन, ये अंतिम शासक हुआ। नंदीवर्धन की हत्या किसने की थी? महापद्मानंद ने, छुरा घोप करके। भाई, किसी को ये मारकर, किसी की हत्या करके इस तरह से राजा बनते थे, छुरा घोपते थे, ठीक है ना, तलवारें चलाते थे। बस इन्हें क्या करना था? इन लोगों को बस भाई राज ही करना था। ठीक है ना, अपना राज करना था। कोई भी हो, भाई बहन पापा माता, सबको खत्म। ओके, आगे अब देखो, हम यहाँ पे पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्मानंद ने। नए जो यहाँ पे नया वंश है नंद वंश, इसकी स्थापना कौन करते हैं? महापद्मानंद करते हैं। ध्यान रखो। अब देखो, नंद वंश का समय रहा 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक के बीच का जो टाइम है वो नंदवंश ने यहाँ पे शासन किया मगध पर। ठीक है, इस तरह से इसके संस्थापक देखो, इसके संस्थापक जो है नंदवंश के कौन है? महापद्मानंद। और महापद्मानंद के अन्य नाम यहाँ पे, महापद्मानंद को गुरुसेन भी कहा जाता है, एकराट भी कहा जाता है, सर्वक्षत्रातंक भी कहा जाता है, परशुराम का सेकंड अवतार भी कहा जाता है, अपरो सुराम जो है भागर्भ, ये सब कहा जाता है किसे? महापद्मानंद को। ये सारे नाम है भैया, आप इसको याद कर लेना। ठीक है। अच्छा, इसके समकालीन कौन थे? पाणिनि। देखो, किसके समकालीन थे पाणिनि? महापद्मानंद। ध्यान रखना, महापद्मानंद के समकालीन कौन हुए? पाणिनि। पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी है? अष्टाध्यायी। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखो, जो यूपी टेट होता है यहाँ से ना फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है ना। सीधा सीधा पूछेगा कि महापद्मानंद के समकालीन कौन है, पाणिनि किसके समकालीन है, महापद्मा नाम के अन्य नाम बताइए, नंदवंश की स्थापना कौन करते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इस तरह से ही आपके फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, अब चर्चा करेंगे घनानंद के बारे में। किसके बारे में? घनानंद को अग्रमीज नाम से भी जाना जाता है। जैसा आपको पता है कि भैया इन सब के ना दो नाम तो अवश्य होते थे। देखो,
ठीक है ना। ऐसा कोई भी इतिहासकार हो या फिर भूगोलवेत्ता हो, कहीं पर भी किसी भी बुक में पढ़ लो भैया, हर एक बंदे का तो अलग अलग नाम होगा जरूर। ठीक है, एक नाम तो याद नहीं हो रहा, दूसरे नाम भी इनके याद करने होते हैं। तो ध्यान रखना, जो घनानंद है, घनानंद का जो दूसरा नाम है सेकंड, वो क्या है, अग्रमीज। ठीक है ना। अभी देखो हम बात करेंगे सिकंदर पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। तो ऐसे फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बनता है यूपी टेट में। तो अगर क्वेश्चन बनेगी सिकंदर पर जो आक्रमण है वो किसके शासनकाल में हुआ, वो हुआ घनानंद के शासनकाल में। कब हुआ, 326 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे जो है ये पूछा जाता है कि घनानंद के शासनकाल में कौन कौन विद्वान आए, यानी कि घनानंद का जो भाई दरबार होता था, घनानंद के दरबार में कौन दो विद्वान आए, एक वरुचि विद्वान और एक कात्यायन विद्वान। ध्यान रखो। ठीक है। अब देखो, तीन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, मुनित्रय भी कहा जाता है। अब वो तीन ग्रंथ कौन से हैं जिसको मुनित्रय भी कहा जाता है? एक तो महाभाष्य है, एक वर्तिका है, एक अष्टाध्याय। महाभाष्य किसने लिखा है, पतंजलि ने। कात्यायन किसने लिखी है, वर्तिका जो पुस्तक है वो कात्यायन ने लिखी है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि तीन जो ग्रंथ हैं उनको क्या कहा जाता है, मुनित्रय कहा जाता है। ठीक है, मुनित्रय किसे कहा जाता है, तीन ऑप्शन ये होंगे, चौथा ऑप्शन आपका कोई और दे देगा यहाँ पे, बस आपको ये ध्यान रखना है, इन तीनों को ध्यान रखना है, जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन लगे उस पर टिक लगा देना। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर ये किस किसने लिखा। ओके, अब हम बात करेंगे सिकंदर के बारे में। चलिए, तो अब जो ही चर्चा करेंगे हम सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर का आक्रमण किस तरह से भारत में सिकंदर का आक्रमण होता है, ये नहीं कि सबसे पहले भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जो है, अगर हम बात करते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाले आए थे ईरानी। ठीक है ना। फिर बाद में आया था यहाँ पे सिकंदर। तो देखो, भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया। और इसमें भी अगर एक बंदे की बात करते हैं कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला वो शासक कौन था, वो था कौन, डेरियस। इस चीज को ध्यान रखो, दोनों फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है, यूपी टेट में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन था। ठीक है। अब देखो, जो डेरियस था ये किस वंश का था भैया, हकमनी साम्राज्य। जो डेरियस था, डेरियस ये हकमनी साम्राज्य वंश का था। और जो डेरियस था इसने गांधार और कंबोज को जीत लिया था। ठीक है, ध्यान रखो कि गांधार और कंबोज को किसने जीता था, यहाँ पे डेरियस ने। ओके, सारी चीज़ें। ईरानियों के बाद यूनानी सिकंदर का, फिर देखो ईरानी के बाद ना फिर भैया यहाँ पे भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। ओके, गोगामेला उरुवेला का युद्ध हुआ। फिर देखो यहाँ पे जब सिकंदर और ईरानी चले गए, फिर सिकंदर ने आक्रमण किया। फिर कहाँ पे, गोगामेला उरुवेला का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध होता है, गोगामेला उरुवेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व में होता है। ये किस किस के बीच होता है, देखो, जो ये यहाँ पे डेरियस है ये प्रथम है। ध्यान रखो, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक डेरियस प्रथम था। फिर यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच युद्ध होता है, डेरियस थर्ड। अब जो डेरियस है वो थर्ड नंबर का, यानी कि तीसरा। ओके, और सिकंदर, इन दोनों के बीच अब आक्रमण होता है। अब सिकंदर की बात करेंगे। मकदूनिया यानी कि मैसेडोनिया का जो शासक था, कौन था, सिकंदर। ठीक है, सिकंदर के फादर का नाम फिलिप था, माता का नाम ओलंपिया, और इनकी माता का उपनाम एलेक्जेंडर। भारत में 326 ईसा पूर्व में आया था सिकंदर, और वापस कब लौटा था भारत से, 325 ईसा पूर्व में। और कुल 19 महीने सिकंदर भारत में रहा। देखो, 19 मंथ तक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखो। कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं यूपी टेट फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। पूछा जा सकता है कि सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन सी थी, वो थी इलियड। सिकंदर का घोड़ा बहुत ही फेमस था, उसका नाम क्या है, बुकेफेला। बुकेफेला इनका प्रथम घोड़ा था। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखो। अच्छा, सिकंदर की डेथ होती है 323 ईसा पूर्व बेबीलोन इराक में। सिकंदर का परिचय देख लेते हैं। सिकंदर मैसिडोनिया यूनान का राजा था। और देखो, सिकंदर का लक्ष्य ये था कि मैं पूरे वर्ल्ड पर क्या करूं भैया, विजय प्राप्त करूं। बस पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना इसका क्या था, एक लक्ष्य था, एक इसका जो है एम था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो। अब देखो, भारत में प्रवेश किया जब सिकंदर ने, सिकंदर पारसी
यानी कि हकमनी साम्राज्य को हराकर भारत पहुंचा। ऐसे थोड़ा ही ना इसने भारत में प्रवेश किया था, पहले तो किसी को हराया था, युद्ध किया था, तब जाके यहाँ पे भारत पहुंचा, ठीक है ना। फिर 326 ईसा पूर्व भारत पर इसने आक्रमण किया, सिंधु नदी के किनारे कई छोटे छोटे राज्यों को हराया। देखो सिंधु नदी के किनारे जो छोटे छोटे राज्य उनको हराकर अपने अधीन किया, वहां पर शासन किया, ऐसे ही करते थे। फिर भैया जो है सिकंदर से भेंट होती है राजा पुरु की, सिकंदर के साथ में भेंट होती है राजा पुरु। फिर राजा पुरु कहते हैं आ जाओ मेरे साथ, अब मैं युद्ध करूंगा आपके साथ में, ठीक है। भैया सिकंदर भी बढ़िया से अच्छे से रेडी है और भैया यहाँ पे राजा पुरु भी अच्छे से रेडी। और एक बात देखो, जो सिकंदर की वाइफ है वो राजा पुरु को राखी बांधती थी, ठीक है। तो सिकंदर का सामना राजा पुरु से हुआ, पुरु ने काफी वीरता से युद्ध किया और भाई सिकंदर ने ना पुरु को बेड़ियों में जकड़ के रखा। फिर पुरु ने बोला कि तुम ये बताओ, नहीं, फिर सिकंदर ने बोला पुरु को कि तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए। तो पता है पुरु ने क्या बात बोली, पुरु ने बोला कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वहीं तुम मेरे साथ करो, ठीक है। ये बात बोली, बड़े ही जो है तनाव में आकर, बड़े ही क्रोध से, देखो कहते हैं ना कि भैया बेड़ियों में जकड़ा हुआ है फिर भी घमंड नहीं टूट रहा, ठीक है। वापसी का कारण, अब देखो सिकंदर का वापसी का कारण क्या था, सिकंदर भारत से क्यों लौटा। एक तो सैनिक लंबे युद्ध से थक चुके थे भैया, जो उसने सैनिक लाए हुए थे बेचारे थक गए थे, बोर हो गए थे, उन्होंने कहा अब हम नहीं लड़ेंगे, अब हम जाएंगे भारत से। मगध के राजा घनानंद की विशाल सेना की खबर मिलते ही सिकंदर वापस लौट लिया, सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जैसे ही मगध का राजा घनानंद की, भाई इससे भी स्ट्रॉन्ग सेना थी सिकंदर से, तो जो सिकंदर की सेना थी इन्होंने ना वापस आने से इनकार कर दिया कि नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे युद्ध, हम नहीं जाएंगे। सिकंदर फिर वापस भैया मैसेडोनिया लौट गया, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो जो राजनीति में से अधिक संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, राजनीति से अधिक जो है कल्चर्स पर अधिक प्रभाव पड़ा। भारत और यूनान के बीच काफ़ी संपर्क बढ़ा, ओके, क्योंकि यहीं से तो मैसिडोनिया यूनान से ही तो रिलेटेड है। व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए इन लोगों के, भारत के और यूनान के। भारतीय कला और ज्योतिष पर यूनानी का प्रभाव पड़ा, भारतीय सिक्कों पर यूनानी शैली का प्रभाव पड़ा, बिल्कुल पड़ेगा। आप देखो जब अन्य देश का कोई बंदा, ठीक है ना, अपने भारत पर आकर आक्रमण, युद्ध और फिर शासन करेगा, उनके राज्यों को हराकर, वहाँ के राजा वाजा जो भी थे, तो ये तो क्लियर बात है वो जिस देश से आया भैया, ये तो बात होती है कि कोई कहीं भी चले जाए, लेकिन जिसका जहाँ पे जन्म होता है ना वो उसकी अवश्य करता है, ठीक है ना। तो भैया उसे तो अपने यूनान, अपने जो है मैसिडोनिया की परवाह थी। तो वहाँ पर देखो सारी चीज़ें, सब चीज़ का व्यापार, सारी चीज़ें ये बिल्कुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने बना ली थी। भारतीय सिक्कों पर यूनानी शैली का प्रभाव दिखा और फिर क्या किया, इतिहास की तिथि निर्धारण में भी काफ़ी हेल्प की। चलिए इस तरह से यहाँ पर देखो आज जो है हमने मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले जो हमारे महत्वपूर्ण दो वंश थे, हरिंग वंश के बारे में हमने कल पढ़ा था, आज हमने पढ़ा है शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। कल हम पढ़ेंगे मौर्य वंश जो कि अंतिम है मगध पर, ठीक है ना, शासन करने वाला। ओके चलो, तो अब जो है हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि यूपी टेट में किस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का शासक था। आपको पता है ना सिकंदर कहाँ का शासक था, मैसिडोनिया यानी यूनान। ओके, सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे भैया जी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व। सारी चीजें मैंने पढ़ाई। देखो हाइडेस पीस का युद्ध किनके बीच हुआ, तो सिकंदर और पोरस, ठीक है ना, पुरु के बीच। सिकंदर का प्रिय घोड़ा जिसका नाम उसने भारत में शहर बसाया था कौन सा था भैया, मैंने आपको बताया ना बाउकेफला, इसका काफी फेमस घोड़ा था। सिकंदर की मृत्यु कब कहाँ हुई, तो सिकंदर की डेथ होती है 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। सिकंदर के साथ में भारत आने वाला इतिहासकार कौन था, तो सिकंदर के साथ में नियार्कस भी आया था। ओके चलो, तो यहाँ पर जो है हमारा सेशन फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम लेके आएंगे कल हम लेके आएंगे यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, कंटिन्यू सेशन देखने के लिए फटाफट सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू सभी वीडियोस यहाँ पे मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।